बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में 3 टॉप स्टोरीज होंगी और तीनों इंतहाई अहमियत की हामिल होंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज वो यौम दिफा और शोहदा जो कि 6 सितंबर को मनाया जाना था, लेकिन क्योंकि सैलाबी कैफियत पाकिस्तान के अंदर इस कदर अबतरी की सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही थी और अभी तक सिंध के अंदर मामलात बड़े कशीदा हैं सैलाब की सूरत हाल से लेकर बिलखुसूस सर्दी करीब आती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में आज यौम शोहदा और दिफा की तकरीब मुनक्किद की गई। इस पुरवकार तकरीब के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक तरह से अलविदाई खिताब था। इस अलविदाई खिताब के अंदर उन्होंने बहुत सारी तरफ इशारा किया। एक तो फौज के हवाले से बात की और फौज के किरदार के हवाले से बात की। आर्मी चीफ ने सबसे पहले क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। हिजानी कैफियत तो बिल्कुल बपा हुई और हिजानी कैफियत की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तकर्रुरी जिसके बारे में अमूमन बात होती नहीं है या बात होनी नहीं चाहिए, एक ऐसी कैफियत जिसके बारे में, एक ऐसी तकर्रुरी जिसके बारे में इस तरह की बिल्कुल भी कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए थी जो कि अभी तक चल रही हैं। वो सियासत जो कि अभी इस तकर्रुरी के हवाले से, इस तकर्रुरी के इर्द गिर्द नहीं हो रही होनी चाहिए थी, वो देखने में आ रही है। वो तमाम की तमाम सूरत हाल हम लोगों को पाकिस्तान की सियासत और इस तकर्रुरी से लेकर देखने में आ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ और उनकी जमात की तरफ इशारा करते हुए ये भी बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि एक जाली और झूठा बयानिया बनाया गया। आखिरी तकरीर के अंदर ये बात करना और ये बात को बबांगे दोहल कहना, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। क्या कहा, सुनिएगा। जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है। पाकिस्तान हमेशा कायम रहना है इंशाल्लाह, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की अफवाज, चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो या फिर सरहदी हुदूद को कोई ख़तरा लाहक हो या भारत के नापाक अज़ाइम हो, पाक अफवाज हमेशा मुल्क और कौम के दिफा के अंदर सीसा पिलाई दीवार बंद कर रही। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता कि बैरूनी साजिश हो रही हो और पाकिस्तानी अफवाज हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। इसके अंदर तो किसी पाकिस्तानी को शक नहीं है। इसीलिए आज इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपनी टॉप स्टोरीज को आपके सामने एक बार फिर दोहराऊंगी। पहली टॉप स्टोरी हमारी होगी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम तकरीर जो कि अभी आपने सुनी। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी होगी अहम तकरीरों के मामले के ऊपर वजीर आजम हाउस के अंदर आज एक बड़ी अहम मुलाकात जारी है, इत्तेहादियों से गुफ्तगू और बातचीत जारी है। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी होगी कि रात गए वजीर आजम हाउस में समरी मौसूल तो हो गई, लेकिन उससे पहले के होने वाले वाकयात और अब क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पहली टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में शेख फयाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, SAPM है जनूबी पंजाब के हवाले से। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट। एंड मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया। शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। एक तरफ आर्मी चीफ की ये बात कि हमने पिछले साल
फरवरी के अंदर, यानी बहुत सारे लोग इसको 2022 फरवरी समझ रहे हैं, लेकिन असल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात कर रहे हैं 2021 फरवरी की। उस टाइम पे भी मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि अब आर्म्ड फोर्सेस किसी भी सियासत के अंदर किसी किस्म का कोई मुदाखलत करने का इरादा नहीं रखती हैं। ऐसी जब डिसीजन हो गया है तो आर्मी चीफ का ये कहना कि एक कथारसिस तो विद इन दी आर्म्ड फोर्सेस शुरू हो गया है, एक कथारसिस सियासी जमातों को भी शुरू करना होगा, एक हिजानी कैफियत जो बनी हुई है इसको खत्म करना होगा। और इस हिजानी कैफियत के अंदर आप लोगों का जिक्र भी आया जब सिलेक्टेड कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। क्या हर बार हर इंतखाबात के बाद यही काम होगा कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने की बजाय और ये बात करने की बजाय कि ठीक है इंतखाबात हुए हैं, उसका जो नतीजा है उसको कबूल करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करती रहे? जी, आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जैसा कि आज आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि 21 में हमने फैसला किया कि हम गैर सियासी हो जाएंगे और सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसका मतलब पहले मुदाखलत होती थी, अगर हम उनको सिलेक्टेड कहते थे तो उसकी वजूहात थी। RTS का फेल हो जाना, आर्मी चीफ का एतराफ़। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ISPR ने कहा था कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम 20 साल में हमसे गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों को हम अपने खून से धो रहे हैं। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो जो हुकूमत थी PTI की वो सिलेक्टेड थी, उसमें तो कोई शुबा भी नहीं है। ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है, तमाम दुनिया जानती है, तमाम सियासी जमातें जानती है कि वो किस तरह से वो इंतखाबात हुए, किस तरह से उनको मनूवर किया गया, किस तरह अपने पसंद के उम्मीदवारों को लाया गया, किस तरह से उन्होंने लोटों को इकट्ठा किया और किस तरह उन सबको हाँक के PTI की तरफ ले गए। तो खैर वो बात हो गई। उसके बावजूद हमारी जमात ने और दीगर जमातों ने, आपको याद होगा कि असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने सिलेक्टेड भी कहा था। सिलेक्टेड तो वो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि आप कदम बढ़ाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए हम आपके साथ हैं। इस तरह शहबाज साहब ने भी कहा था कि आप मईशत के लिए जो भी आप प्रोग्राम रखें, आइए हम मिसाक मईशत करते हैं। लेकिन उसका जवाब क्या दिया? चोर चोर चोर। मैं समझता हूँ कि PTI में सियासी कल्चर है ही नहीं, ना वो सियासी जमात है, ना वो सियासत को समझती है, ना वो डायलॉग पे यकीन रखती है। मैं आज भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू देख रहा था ARY पे, मैं उसकी बात करूंगी शेख साहब, उसके बाद आगे चल के बात करेंगे। लेकिन यावर बुखारी साहब, हिजानी कैफियत जिस तरफ आर्मी चीफ ने आज इशारा किया है और इस खिताब के बड़े मानी है, इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम्स के जो आर्मी चीफ होंगे वो यकीनन इसी लाइन को आगे लेकर चलेंगे कि सियासत के अंदर मुदाखलत किसी भी तरीके से नहीं करनी है। ये बात इन 6 सालों के अंदर बहुत सारी मुलाकातें मेरी भी होती रही आर्मी चीफ से, उसके अंदर भी बार बार कहा जाता रहा कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हम किसी भी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, प्रो डेमोक्रेसी चलेंगे, हर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे जो भी हुकूमत आएगी। और आपकी हुकूमत थी तो आपको भी बेहद सपोर्ट किया जाता रहा, और अब PMLN की हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो इनको भी सपोर्ट किया जाता है। मुझे ये बताइएगा, ये जो कैफियत, हिजानी कैफियत बनी हुई थी जिस तरफ आज आर्मी चीफ ने इशारा किया, क्या अब ये बंद हो गई, या अभी जिस इंटरव्यू की तरफ शेख साहब इशारा कर रहे थे, जिसको मैं अभी इन द नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस भी करूंगी, क्या इससे हम समझें कि ये कैफियत अभी जायल नहीं हुई है, इब्तदाए इश्क खैर होता है, क्या आगे आगे देखिए होता है, क्या वाला सूरत हाल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी खूबसूरत बात की मेरे भाई ने PMLN से, लेकिन हम लोगों ने 1980 के बाद से देखा है किस तरीके से नवाज शरीफ को गोद में बिठा के परवान चढ़ाया गया और जिस तरीके से आगे लाया गया, ये फौज की मुदाखलत थी। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे उन लोगों ने $160 मिलियन इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे में चुरा के बाहर ले गए, फौज ने आंखें बंद रखी, नहीं रखनी चाहिए थी। इन लोगों ने एल्कटेल के साथ $50 मिलियन लिया, नहीं रख, फौज को आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए थी, इनके खिलाफ केसेस करने चाहिए थे। फौज ने जहां पे गलती की, मैं समझता हूं वो मुशर्रफ साहब के जमाने में, कि जब इन सब चोरों को इकट्ठा पकड़ा गया तो उस टाइम पे इन लोगों को लटका देना चाहिए था कि इस मुल्क, इस मां के साथ कोई बेईमानी ना करे। बोला कथारसिस कर रहे हैं, आप कथारसिस करने को रेडी हैं? इतने सुने ना, अगर ये इतने मुहिब्बे वतन है, अपने लीडर को बोले अपनी सारी जायदाद बेच के पाकिस्तान ले आए, पाकिस्तान पे यकीन है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो मैं अपने PMLN के भाई को मैं चैलेंज करता हूँ, अपने लीडर को ये बोले सब कुछ बेच के पाकिस्तान ले, इतने मुहिब्बे वतन है, हम बिल्कुल आगे चलने के लिए तैयार हैं। जहां पे फेयर
एंड इक्वल एक सरफेस दी जाए, एक प्लेग्राउंड यहाँ पे दिया जाए, यहाँ पे सियासी पार्टियां खुल के जमहूरियत को लोगों के बेहतरी के लिए इसको इस्तेमाल कर सके, इसको एक जरिया बनाए, इस मुल्क को एक सुपर पावर बनाने के लिए, ठीक है। इसको एक जरिया बनाए आपस में बैठ के गपशप लगाने के लिए। और अगर मिसाल के तौर के PMLN आज एक मंसूबा बनाती है कि फलां जगह से हमने ये काम करना है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा हो, हर आने वाली हुकूमत उन इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को आगे लेके चले। ये PTI ने पहली दफा ये काम किया था कि वो पैसा जाया नहीं होने दिया और जो नून के हाँ, कौन प्रोजेक्ट सा से उनको मंसूबा हम बना आगे लिया लेके आपने? चले। वो शेख साहब कह रहे हैं कौन सा मंसूबा आपने कंप्लीट कर 4 लिया जो साल में। PMLN ने स्टार्ट किया था? वैसे तसलसल ऑफ पॉलिसी तो हमें कभी भी नजर नहीं आता। अभी शेख साहब को मैं, आप मुझे अगर वक्त दे देना तो शेख साहब को मैं एक एक चीज इतनी खूबसूरती से समझा दूंगा चलें, कि शेख साहब उसकी को तरफ समझ आ आते हैं, जाएगी। उसकी तरफ मुझे आते हैं सिर्फ याकूब वक्त दे खान दे। साहब। फिर मैं बताऊंगा शेख साहब को मैं उसकी कि तरफ ये आती हूँ। सिर्फ बातें Let करने me की नहीं होती है, include all the मैं rest अमल of the बताऊंगा guests. फिर। Let me include all the guests as well. मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, Most welcome. आज की जो तकरीर है उसके अंदर बड़ा वाज़े पैगाम इस बात पे है अपने आने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, आर्मी चीफ का, और जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी। बार बार आर्मी चीफ ने एक बात की, ना तो शख्सियात रहती हैं, ये इदारे को इशारा है, और ना ही सियासी जमातें हमेशा के लिए रहने की चीज़ें, ये भी यकीनन सियासी जमातों की तरफ इशारा है। ऐसी सूरत हाल में क्या दोनों अतराफ किसी किस्म की कोई इस तरह की रिकन्सिलिएशन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, मैं वो रिकन्सिलिएशन की बात नहीं कर रही कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने साइन कर लिया या चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, मैं और ना ही NRO की बात हो रही है, रिकन्सिलिएशन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, ये होता हुआ अभी आपको इस तरह की हिजानी कैफियत के अंदर नजर आ रहा है? सोहरवर्दी साहब, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, मैं यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। कामरान, आपकी तरफ ये सवाल लेकर जा रही हूँ। लेट्स ट्रांसफर इट टू यू राइट नाउ। तब तक हम मुजम्मिल साहब की ऑडियो सही करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इमीडिएटली जो इस वक्त मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त और ख़ास करके जो इमरान खान साहब हैं और जो बाकी जमातें हैं उनके दरमियान जो इतनी बड़ी खलीज है, ऐसा मुमकिन होता नज़र तो नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि इस वक्त मेरे ख्याल में बाकी बातें अपनी जगह पे, जो सबसे बड़ा इशू है वो है आपकी मईशत, और आपकी मईशत बड़ी मुश्किलात से दो चार है, और अब आपके दोस्त ममालिक भी आपकी मदद करने से कतरा रहे हैं और एक दफ़ा फिर हमारे ऊपर दिवालिया होने के खतरात मंडला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब आपकी मईशत बिल्कुल डूब जाएगी और खुदा न खास्ता अगर आप दिवालिया हो गए तो फिर किसकी सियासत, फिर कौन वज़ीर आज़म बने, कौन आर्मी चीफ बनता है, ये मैटर नहीं करता। तो शायद हालात अब उस तरफ जा रहे हैं कि ना चाहते हुए भी हमें ये जो एक पॉलिटिकल स्टेलमेट है, एक डेडलॉक है, कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या हमारी जो सियासी क़यादत है, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा करेंगे? ऐसा होता नजर नहीं आता। आज का जो खिताब जो आप जिक्र कर रही थी पहले कि जो आइंदा आने वाली आर्मी की जो लीडरशिप है वो ये उम्मीद है कि इसी तरह का रोल प्ले करेगी, एक पॉलिटिकल रहेगी। लेकिन आई थिंक मैं थोड़ा सा जरूर डिफर करूंगा कि ये एक आउटगोइंग आर्मी चीफ का खिताब था, और उनका जो आउटगोइंग आर्मी चीफ का खिताब था, तो जो नया आर्मी चीफ आएगा ये भी आपको पता है कि वो पुराने आर्मी चीफ का बैगेज लेके नहीं चलता। तो वो उनकी एक अपनी पॉलिसी होंगी, अपनी एक तरजीहात होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मैंने कहा कि सबसे बड़ा मसला मईशत है, तो मईशत को सामने रखते हुए तो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो जो भी सोच होगी जो नया आर्मी चीफ आएगा, उसकी मजबूरी है कि अपने आप को, फौज को सियासत से अलग रखे और मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अगर नहीं आएगी तो ऑलरेडी हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, और मजीद अगर मईशत हमारी डूबेगी तो आपको पता है कि हालात जो हैं वो मजीद खराब होंगे। राइट। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इफ यू कैन हियर मी नाउ, एक बात जो कि आर्मी चीफ ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही हो, बैरूनी साजिश हो रही हो, और फौज जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे। वो फौज जो कि सैलाब में, जल्जले के अंदर, वॉर्स के अंदर, वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर सबसे सामने होती है, इनके अफसरान से लेकर जवानों तक सबने शहादतें दी है, और वो फौज चुप करके बैठी रहे और कहे कि ठीक है जी, करें जो मर्जी। देखिए, हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए वो अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। आई थिंक आर्मी चीफ टू लेट टू से दिस। जब इमरान खान साहब ने साइफर लहराया था, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, दे शुड हैव सेड इट देयर, देन एंड देयर। उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब को 30-40 जलसे करने की इजाजत दी, पूरी काम करने की इजाजत दी, बयानियां बनाने की इजाजत दी, और अब जब उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं तो
तो अब लकीर पीटने का या रोने का क्या मुजम्मिल फायदा साहब, है? रिस्ट्रेंट अच्छी नहीं है, इदारे की तरफ से रिस्ट्रेंट शो करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी नहीं थी। अच्छा, नहीं, अगर एक गलत बात की जा रही थी कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, तो आपने अगर तब रिस्ट्रेंट दिखाया था तो आज भी दिखा देते, सही। क्योंकि डैमेज हैज बीन डन। आप क्या रिकॉर्ड करेक्ट कर रहे हैं? या तो आप उस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहते कि भाई दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, और आप अगर पहले रिजेक्टेड का ट्वीट कर सकते हैं डॉन लीक्स पर, आप पहले ट्वीट कर सकते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है, तो आप उस दिन ट्वीट कर देते DGI-SPR से सही। कि हम इस साइफर को और इस पे नहीं मानते हैं। आज बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, डैमेज हैज बीन डन। अब लकीर पीटने का क्या फायदा? अब तो रोने वाली बात है ना। चलें, ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी जी साहब, लेट मी गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अहम तकर्रियों के मामले के ऊपर वजीर आजम हाउस के अंदर इत्तेहादियों के साथ मुलाकात तो जारी है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से भी एक बयान आया। वो बयान क्या है, आई विल टेल यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब अहम तकर्रियों के हवाले से। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बहुत अहम इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें तो जारी हैं, लेकिन मुलाकातों के साथ साथ 6 अहम जो नाम हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने कुछ रखते हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि पहले नंबर पर हैं। पहले नंबर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर होने के साथ साथ इस टाइम पर वो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, और इससे कबल गुजरांवाला कोर कमांडर रह चुके हैं, DGMI रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब, जो कि इस टाइम पर 10 कोर के कमांडर हैं। सेकेंड है सीनियरिटी लिस्ट के अंदर ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS रह चुके हैं। GHQ के अंदर AG यानी एडजुटेंट जनरल भी रह चुके हैं, और DGMO भी रह चुके हैं यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। 50 डिव की कमांड भी इन के पास रही, जो कि ओकाड़ा में मौजूद है। तीसरे नंबर पर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, जो कि इस टाइम पर CGS हैं यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, और इससे कबल 10 कोर के कमांडर और साथ ही साथ DGJSH हेडक्वार्टर भी रह चुके हैं। 12 डिव जो मरी की डिव है उसके GOC भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, इस टाइम पर प्रेसिडेंट है NDU के, और इससे पहले इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। साथ ही GOC इन्फेंट्री डिवीजन शुमाली वजीरिस्तान भी रह चुके हैं, और जो GHQ है उसके अंदर IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 5वें नंबर पर हैं, इस टाइम पर बहावलपुर कोर के कोर कमांडर हैं, और कोर 11 यानी पेशावर वाली कोर भी संभाल चुके हैं। DGISI रह चुके हैं, और एडजुटेंट जनरल भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर 6ठे नंबर पर हैं, इस टाइम पर कोर कमांडर गुजरांवाला हैं, एडजुटेंट जनरल रह चुके हैं। 10 डिव की कमान को भी संभाल चुके हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 6 नाम हैं, लेकिन इन 6 नामों के ऊपर इस टाइम पर इत्तेहादियों से मुशावरत करके इस मामले को आगे लेकर जाया जाएगा। उसके बाद ये मामला प्रेसिडेंट साहब की तरफ जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ मुशावरत कर कर आए लंदन से। इस टाइम पर बात ये सामने आ गई, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हमें कोई मसला नहीं है, 6 के 6 नाम बड़े काबिले इज्जत हैं, और इसलिए भी हैं क्योंकि रगड़ा तो इन सब ने खाया हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचना कोई आसान काम तो है नहीं। इट इज़ अ मैटर ऑफ स्किल, इंटेलिजेंस, एट द सेम टाइम परसिवियरेंस। लेकिन अभी खान साहब ने क्या कहा है, जरा सुने। बिल्कुल सदर साहब, मैं उनसे इन टच हूँ, मेरे से हर बात करेंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर एक मफरूर के पास चला जाता है पूछने के लिए आर्मी चीफ के ऊपर, तो मैं तो पार्टी का हेड हूँ, तो वो मेरे से तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अब मेरे से तो डिस्कस करने की तरफ जो इशारा किया है यावर बुखारी साहब, एक जनरल 27th को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले समरी साइन करने के लिए प्रेसिडेंट साहब की तरफ जाती है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट और आर्म्ड फोर्सेस के सरबरा, उनके पास जाती है सिग्नेचर करने के लिए। क्या इस मामले को खींचा जाएगा? क्या इसके अंदर मसाइल डाले जाएंगे, या इसको स्मूथली आगे बढ़ने दिया जाएगा, जैसे आज से पहले खान साहब कहते रहे कुछ दिनों से कि हम इस मैटर के अंदर कोई किसी किस्म की हिजानी कैफियत नहीं पैदा करेंगे? मुझे ये बताएं कि खान साहब की कौन सी स्टेटमेंट से ये लगा कि इसको लटकाया जाएगा? कहीं भी नहीं। खान साहब ने तो बड़ी खूबसूरती से एक बात कह दी थी कि भाई जो भी बन जाए हम लोग इस चीज से पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपने जो एक बात की वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि इन 6 के 6 में से
हर कोई चीफ बनने के लिए पूरा अहल है। हम लोगों को इस चीज के ऊपर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। बहस तब करें कि अगर एक बंदे को चीफ बनाया जाए और उसके साथ एक पूरी एक डील नेगोशिएट की जाए कि आपने ये करना है, ये करना है, ऐसे यार करना बुखारी है, साहब, हमें नहीं वैसे डिस्कस करना करना है। चाहिए, यही हम खान साहब को और आप लोगों को कह रहे थे कि ये नहीं, चीजें डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी आप लोगों को। सुने नहीं, सुने ना, हम लोगों ने क्यों डिस्कस की, क्योंकि उस टाइम पे जो हालात चल रहे थे, जिस तरीके से वो साइफर को लेकर और उनका अमेरिकन का प्रेशर जिस तरीके से है और जो कुछ किया गया, देखिए DGISPR ने भी कहा था कि मुदाखलत हुई है, ये तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। लेकिन मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो ये मैं कह रहा हूँ कि इन 6 के 6 में से कोई भी आर्मी चीफ बन सकता है, सब इक्वली अहल है। कुछ कईयों ने कमांड पोस्ट ज्यादा उन लोगों ने पोस्ट को कमांडिंग पोस्ट उन लोगों सही। ने रखी है अपने पास। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखें कि जो भी चीफ बनेगा, अभी इस वक्त जो मुल्क के हालात है, कोई एक अदद 2 अदद ऐसे नाम है जिनके अंदर उनके साथ बैगेज भी आएगा, उनको उस चीज को भी डिफ्लेक्ट बैगेज करना आप हर होगा। किसी के साथ उन जोड़ लोगों को सकते हैं अपने अमल के साथ, यावर बुखारी साहब, कोई भी किसी के अपने साथ भी अमल जोड़ के सकते हैं। साथ उनको, जैसे चीफ ने अभी मौजूदा चीफ ने बात की कि हम लोग सियासत से अपना पाँव निकाल रहे हैं, तो इनको सिर्फ लफ्जों में नहीं, ठीक है, अमलन ये दिखाना ठीक है, पड़ेगा। और चलिए, ये चीज बहुत बड़ी होगी अगर ये ठीक है। कर गए तो बहुत अच्छा होगा। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, आप क्या खान साहब की स्टेटमेंट को उतना ही मासूमाना समझते हैं जितना यावर बुखारी साहब समझ रहे हैं? नहीं, मासूमाना तो नहीं है। नहीं, खान साहब को इन 6 में से एक नाम पर तो बहुत ज्यादा एतराज होगा और वो नहीं उससे चाहेंगे कि वो एक नाम किसी सूरत बन जाए। और लेकिन मैं नहीं समझता कि, देखें, जो समरी है ना वो आने वाले चीफ के बारे में है, यस, जाने वाले चीफ के बारे में नहीं है। और जो आने वाला चीफ है उसने 3 साल रहना है। और मैं नहीं समझता कि पीटीआई कोई ऐसा ब्लंडर करेगी कि वो आने वाले चीफ की समरी को 2, 4, 5, देखिए सदर मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं रखता, सदर उसको रोकने का इख्तियार रखता है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर दोबारा भेजे तो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाता है। सही, वैसे तो सदर के पास कोई मुस्तरद करने का इख्तियार, डिले करने का इख्तियार है। एग्जैक्टली, और ये गुनाह बेइज्जत होगा डिले करना, इससे उनका तनाव जो है वो आने वाले चीफ के साथ बढ़ेगा। उसकी जो कमान लेने की वो सेरेमनी है वो लेट होगी, उसको मुतनाज़ बनाया जाएगा उसकी नामजदगी को। तो आई कांट थिंक कि पीटीआई कैन अफोर्ड दैट। ये जो पिछले हम 6 माह 8 माह में देख रहे थे वो जाने वाले चीफ के हवाले से था चले, कि वो जा रहे ठीक हैं है। तो उनके बारे में ये रवैया था। आने वाले के साथ ये नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले के पास पूरे 3 साल होंगे और इनको पता होगा कि आने वाले नहीं, चाहे जितना भी गैर सियासी हो, अगला इलेक्शन भी उसी चीफ के दौरान होना है, अगले सारे इवेंट उसी चीफ की कमान में होने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कि इमरान खान ऐसा कोई साहब या ब्लंडर करेंगे। पीटीआई अच्छा, बिफोर आई गो टू शेख साहब, चढ़ते सूरज के साथ जारी होते ठीक है। हैं, ढलते सूरज को बुरा कहते हैं, चढ़ते सूरज से कोई मत्था नहीं सही है, उठाता। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो टू शेख साहब, कमरान, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जिस तरीके से अभी मुजम्मिल साहब ने भी कहा, जो मैं भी अर्ज कर रही हूं कि डिले करना भी बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकता है। डू यू थिंक कि ये कहने के बाद, ये यकीन दिलाने के बाद, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि प्रेसिडेंट साहब इस तरह की कोई काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की कोई काम करने की कोशिश की जाएगी? डू यू थिंक सो? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सदर जो है आरिफ अलवी ऐसी हरकत करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर तो आप तसव्वुर करें कि जिन जनरल की बात हो रही है उनका उस समरी में नाम ना आता और गवर्नमेंट कैबिनेट से अप्रूव करवा के उनको लगाने की कोशिश करती, जब उन जनरल का नाम उस फहरिस्त में आ गया है तो इसका मतलब है कि टेसिटली जीएचक्यू ने ये इंडोर्स कर दिया है कि वो जनरल आर्मी चीफ बनने के अहल है। इसका मतलब है कि इदारे को भी उस बात पे एतराज नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सदर आरिफ अलवी इस तरह का कुछ काम करेंगे। तो इमरान खान साहब की बात है, उसका एक दूसरा मतलब समझे। इमरान खान साहब अपनी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी अगला आर्मी चीफ आएगा उसके साथ अपनी लाइन सीधी करें। वो ये कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी जो भी फैसला करेंगे उसमें मेरी मर्जी शामिल होगी। मतलब ये कि जो भी आ रहा है वो मेरी मर्जी से आ रहा है। ये नोटिफिकेशन या समरी अप्रूव होती है, हाँ, वो ये कहेंगे कि सदर साहब ने मेरे से मशावरत की थी और मैंने फिर उसकी मंजूरी दी थी और उन्होंने अप्रूव किया, मतलब वो अपना उसमें हिस्सा डालना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मिस एडवेंचर करेंगे। राइट। अच्छा शेख साहब, अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम इंपॉर्टेंट मुलाकात चल रही है, इस सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल भी है। इत्तेहादियों को इन कॉन्फिडेंस लेना, फिर रात गए समरी सामने आना, उससे पहले समरी का कहा जाना कि समरी तो आई ही नहीं है।
ये सारी सूरत हाल के अंदर इत्तेहादियों को क्या पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? ये एकदम से अफरा तफरी की कैफियत क्यों बन गई है? ये तो होना ही था, हमें तो पता था 29 इंपॉर्टेंट डेट है, गवर्नमेंट को हमसे ज़्यादा बेहतर पता था। मैं इससे पहले ही जो आपने अफरा तफरी की बात की है, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अच्छा। मेरी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है। वो बलखशर मज़ारी साहब की वफ़ात पे ताज़ियत के लिए आए थे रियाज मज़ारी साहब के पास, मुझे भी उन्होंने वहाँ तलब किया था। सही। वो बड़े मुतमईन हैं, वहाँ पे 2 मिनिस्टर भी मौजूद थे। ओके। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का वतीरा है कि वो हर कदम इत्तेहादियों को, कोलिशन गवर्नमेंट के लोगों को इत्मीनान में लेकर चलते हैं। ठीक। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में कि इमरान खान साहब यू टर्न लेने के माहिर ही नहीं, आदी हैं। अच्छा। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हमारा कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी है बना दें। आप आज उन्होंने जो आप कोड किया है उनका बयान, उसमें एक टुकड़ा ये भी था जो आप नहीं कोड कर सकें। उन्होंने ये कहा है कि फैसला आने के बाद हम अपना सियासी हक इस्तेमाल करेंगे। भाई आप कौन होते हैं अपना हक इस्तेमाल करने वाले? आपको आइन इख्तियार देता है, ये वज़ीर आज़म का काम है। हाँ, उन 6 आदमियों से जो रिकमेंड होके हैं, अगर वो बाहर कोई फैसला करते हैं तो फिर आप एहतजाज कर सकते हैं। सही है। जो GHQ ने 6 नाम भेजे हैं वो सारे अहल हैं, वो सारे अहल हैं और वो सारे रिस्पेक्टेबल हैं और उन सारों के इर्द-गिर्द कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दैट इज वन थिंग फॉर और श्योर। वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि उनमें से किसी एक को वो मुंतखब कर। चलिए मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समरी तो पहुंच गई वजीर आजम ऑफिस, लेकिन उससे पहले हुआ ये कि तकरीबन 10:30 बजे के करीब कल रात को ये खबर ब्रेक हुई कि समरी पहुंच चुकी है। उसके बाद तकरीबन 11:23 के ऊपर ख्वाजा साहब कहते हैं समरी तो नहीं मिली, कोई भेजी नहीं है, मौसूल ही नहीं हुई। उसके बाद 12:15 के करीब ट्वीट आता है DGISPR की तरफ से, कहते हैं कि जी हमने तो समरी फॉरवर्ड कर दी है। और फिर रात के 1:30 बजे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी समरी मिल गई है। तो ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी, इसकी भी समझ नहीं आई। शेख साहब जरा ये तो एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या सिचुएशन डेवलप हुई, ऐसे क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ना, ख्वाजा साहब ने कहा था कि वक्त के ऊपर समरी वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो ज़रूरी तो नहीं वो 24 घंटे वहाँ बैठे रहे हों प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो जैसे ही पहुँची उनको रात के 1:30 बजे 1:30 बजे या 12 बजे 1 बजे जब भी पहुंची, इसमें कोई ऐसा साजिश वाली बात नहीं थी। अच्छा। समरी ने तो पहुंचना था, आज ना रात ना पहुंचती तो सुबह पहुंच जाती, तो इसमें कोई ऐसे मैं नहीं समझता कि कोई साजिश वाली बात है। घंटे के गैप से मौक़िफ़ चेंज हो रहा था। शेख साहब मुस्कुराहट तो आपकी भी कुछ बता रही है, थोड़े बोल ही दे आज शेख साहब। नहीं ऐसी कोई मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। चले मान ले। बल्कि आखिरी एक में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक सियासी लीडर हैं, बराए मेहरबानी सियासत को सियासत समझें, क्रिकेट का मैदान ना बनाएं कि जहाँ हरीफ को आपने टेम्परिंग करके भी हराना है। ये डायलॉग इसका आखिरी रास्ता है। ठीक है, बुखारी साहब सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट मान लें, फौज को दूर रखें, एस्टैब्लिशमेंट को दूर रखें और इदारों को दूर रखें, उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, लेट देम डू देयर जॉब। देखिए, होता ये है कि जो भी इदारा है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव कह लें, चाहे आप उसको जुडिशरी कह लें, चाहे एस्टैब्लिशमेंट कह लें, चाहे मीडिया कह लें, हर कोई अपने आप को खुद कंट्रोवर्शियल बनाता है अपने अमल से। अभी हम लोगों का कॉल और फेल जितना एक जैसा होगा, एक होगा, और जितना या करीब होगा उतना हम लोग बेहतर। बुखारी साहब, रियलिटी और परसेप्शन में बड़ा फर्क होता है। आजकल परसेप्शन की दुनिया है, कभी कभी रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है, परसेप्शन बिल्ड कर दिया जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम लोगों को करना ये है कि जिस हालात में हमारी मईशत है, जो हमारी जमहूरियत है, जिन हालात के अंदर, उसके अंदर हम लोगों को जितना सीधा चल सके हमें चलना चाहिए, और हम लोगों को एक दूसरे को स्पेस देनी जरूरी होगी। सही है। अच्छा कमरान यूसुफ साहब, ये गेम ऑफ नर्व्स खान साहब के कोर्ट में एक पॉइंट गया या फिर हुकूमत के कोर्ट में पॉइंट गया? मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट जो है सो फार आई थिंक प्रिवेल कर गई है, क्योंकि ये बात तो अब ढकी छुपी नहीं है। वो क्या चाहते थे कि किसकी तरफ उनकी इंक्लिनेशन थी कि किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। तो उस लिहाज से जो इससे पहले, कल से पहले तक जो खबरें आ रही थी कि शायद जो फौज है, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है, या जो इदारा है, शायद हुकूमत से मुत्तफिक नहीं करता जो एक नाम के ऊपर है। लेकिन जब वो समरी आ गई है
और समरी आने के बाद उसमें उन जर्नैल का नाम भी शामिल है, ठीक। तो डेफिनेटली, और जो इमरान खान साहब की ओवरऑल और उनके जो बाकी रहनुमा हैं जो खामोशी है या बड़ी अब कॉशियसली जो बात कर रहे सही। हैं, आई थिंक अभी तक गवर्नमेंट प्रिवेल पाकिस्तान में करती है। होने को तो कोई पता नहीं कल क्या हो जाए। जो नर्व्स की जो जंग है उसमें अभी तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। सेम सवाल मुजम्मिल सहरवर्दी साहब आपके लिए भी। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हैज प्लेड वेल, और उन्होंने बताया है कि हर चीज पर बोलना भी जरूरी नहीं है, और पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई किसी वक्त महाजराई हो तो वो फिर बताई नहीं जानी चाहिए, बल्कि आप मास्टर को उसको खेल सकते हैं। मेरे ख्याल में द गवर्नमेंट हैज प्लेड वेरी वेल। जहां तक आप वो कंफ्यूजन की बात कर रही हैं, समरी वाली, वो बिटवीन सेक्रेटरी डिफेंस एंड जीएचक्यू हो सकता है कि समरी आ गई हो और अभी पॉलिटिकल एरिना में उसका पता भी ना हो, सेक्रेटरी डिफेंस के पास हो, ठीक। और फिर वहां से मिनिस्टर के पास जानी हो, तो मैं इससे ज्यादा उस पर नहीं बात करना चलिए, ठीक चाहता। है। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, कुछ जी जी जी, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, विल लीव इट एट दैट। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, शेख फयाजुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, सैयद यावर बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात तो तय है कि ये मामला जितना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया सियासी जमातों की तरफ से, इतना कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहिए था। एक इदारा है, अपना काम कर रहा है, मुल्क के दिफा के अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और मुल्क का दिफा इनके बगैर नाकाबिले तस्खीर हो नहीं सकता। ये हम लोगों का एक सेंटर पॉइंट है यूनिटी का, इसको उसी तरीके से रहने दिया जाए, सियासत में ना घसीटा जाए। ये इल्तिजा के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।